गुड इवनिंग और द ब्लैक होल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की नशिस्त, आज का सेशन एक ऐसी शख्सियत के बारे में है जो सारी ज़िंदगी अपनी मिट्टी और अपनी जन्मभूमि की मोहब्बत में गिरफ्तार रही। ये कहानी है एक बच्चे की जो 1941 में रावलपिंडी के छाछी मोहल्ले में पैदा हुआ, और जब मुत्तहिदा बर सग़ीर के सीने पर तकसीम की सुर्ख लकीर खींच दी गई तो उसे अपने ख़ानदान समेत यहाँ से हिजरत करके हिंदुस्तान जाना पड़ा। रवां बरस कुछ ही माह पहले यानी फरवरी में उनकी राहलत हुई, और उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी राख का एक हिस्सा पोठोहार में दफन किया गया। तो आज हम याद कर रहे हैं कमलेश कुमार कोहली को। वी आर गोइंग टू रिमेंबर कमलेश कुमार कोहली, द प्राउड सन ऑफ पोठोहार। और इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए वी हैव ऑन माई राइट सिट सजाद अज़हर साहब, ऑथर हैं, हिस्टोरियन हैं, जर्नलिस्ट हैं। आज ही आपका इसी मौजू पर एक कॉलम शाया हुआ है द इंडिपेंडेंट उर्दू में, आप ज़रूर पढ़िएगा। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर सादिया महमूद, हिस्टोरियन हैं और एकेडमिक हैं। बाई जानब मेरे तशरीफ़ फरमाए हारिस खलीक साहब, पोइट हैं, HRCP से ताल्लुक़ है आपका, ऑथर हैं और आज के सेशन की मेज़बानी और निज़ामत की ज़िम्मेदारी निभाएंगे। हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे जूम पर टीपू सुल्तान साहब, शोबिस प्रोफेशनल हैं। इसके अलावा वी आर वेरी ग्लैड एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हैव मन्नू कोहली साहिबा विद अस, कंटेंट क्रिएटर हैं, म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं। सरद पार से हमें ज्वाइन कर रही हैं, और आप कमलेश कुमार कोहली साहब की साहिबजादी हैं। आप सब लोगों की आमद का शुक्रिया। प्लीज़ डू अस अ फेवर एंड टर्न योर सेल फोन्स टू साइलेंट मोड सो दैट देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन। आप लोगों की इस गुफ्तगू में शमूलियत के बगैर ज़ाहिर है ये महफिल अधूरी रहेगी, तो आप इंतज़ार कीजिएगा व्हेन द हाउस इज़ ओपन फॉर Q&A। जस्ट रेज योर हैंड फर्स्ट सो दैट दिस माइक्रोफोन इज़ गिवन टू यू। फिर आपकी आवाज़ जो है वो ऑनलाइन भी सब लोगों को सुनाई देगी और हॉल में भी हमें वाज़ेह तौर पे सुनाई देगी। बस यही थी 2-3 बातें। प्लीज़ वेलकम ऑन जूम टीपू सुल्तान, मन्नू कोहली, और यहाँ स्टेज पर सजाद अज़हर, डॉक्टर सादिया महमूद और हारिस खलीक। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया नैयर आफाक साहब आपका और द ब्लैक होल का कि उन्होंने ये मौका फराहम किया कि as Nayyar rightly put it, the proud son of Pothohar, कमलेश कुमार कोहली जी, कमलेश कुमार कोहली साहब की याद में ये नशिस्त। और कैन यू प्लीज चेक इफ पीपल ऑनलाइन कैन हियर, सुन सकते हैं? जी सर, आप सुन सकते हैं सारे? जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कई महीनों से हमारा ये प्रोग्राम था जब पता चला, क्योंकि उनका देहांत हुआ है फरवरी के महीने में दिल्ली में, और जाहिर है कि ये साल वही है मगर कई महीने के बाद ये नशिस्त हो रही है। लेकिन बीच में जो और मसाइल रहे, रमज़ान, फिर ईद, फिर बकरीद, फिर मुहर्रम, तो ये सब सिलसिला चलता रहा। और ब्लैक होल की आपको पता है कि मकबूलियत इस वक्त कितनी ज़्यादा है कि यहाँ रोज़ाना कोई ना कोई प्रोग्राम मुनक्किद होता है। तो ये लेकिन फिर भी जब भी प्रोग्राम हो गया, चंद माह के बाद ही सही, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि इस खित्ते में उन्हें याद किया जाए और उनके बारे में गुफ्तगू हो। और आई एम वेरी थैंकफुल टू मन्नू कोहली फॉर रीचिंग आउट। एक्चुअली इट वाज नॉट मन्नू, देयर इज ना, इसकी कहानी छोटी सी ये है, अभी सादिया भी मुझसे पूछ रही थी। तो मेरा तो पोठवार से ज़ाती तौर पे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मेरे दोनों बच्चों की मादरी ज़बान पोठवारी है, तो इसलिए एक ताल्लुक़ तो है। मगर जो एक बात इम्पॉर्टेंट इसमें यह थी कि सैफ महमूद साहब का तस्करा करना बड़ा ज़रूरी है। हमारे दोस्त हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, उनकी कई किताबें हैं जिसमें दिल्ली पर भी एक किताब उनकी शामिल है। अब वो बरतानिया में UK में रिहाइश पजीर हैं, और उन्होंने मुझसे रब्ता किया था और इनके बारे में बताया था, और फिर मन्नू से मेरा रब्ता हुआ। तो ये एक बहुत, मैं समझता हूँ मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि एक बड़े आदमी को याद करना और उनकी ज़िंदगी से सीखना। मगर साथ साथ चूँकि जो लोग यहाँ स्टेज पे मौजूद हैं, और चूँकि एक बहुत ही एक सेलेक्ट गैदरिंग यहाँ भी है और ऑनलाइन भी ख़ासे लोग, ऑलमोस्ट इतने ही लोग ऑनलाइन हैं इस वक्त, हिंदुस्तान से भी और दीगर पाकिस्तान के शहरों और ममालिक से भी। ये सब लोग समझते हैं कि 1947 की तकसीम के क्या नताइज मुरतब हुए हमारी मजमूई नफ्सियात पर, हमारे समाज पर, और उससे कितने लोग मुतासिर हुए, और वो लोग मुतासिर हुए जिनका उन फैसलों पर कोई इख्तियार नहीं है जो उनकी ज़िंदगी से मुताल्लिक
ताकतवर लोग करते हैं, यानी जो एलिट्स हैं, जो अशराफिया है, द पावरफुल, दे डिसाइड द फेट्स ऑफ दोज हु आर पावरलेस। और उस सब पे भी गुफ्तगू हम करेंगे इस बहाने से, और जो बर सग़ीर की सब कॉन्टिनेंट की जो मौजूदा सूरत हाल है और आइंदा क्या किया जा सकता है, उस पर भी मैं चाहूँगा कि जो पैनलिस्ट हैं यहाँ बात करें। क्या अगर हम शुरू कर दें, मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा सज्जाद अजहर साहब से कि वो कमलेश कुमार कोहली के बारे में, आपने चूंकि मजमून लिखा है, पहले मेरा वो गुफ्तगू करने का इरादा था, लेकिन चूंकि आपने वो मजमून लिखा है कि वो आर्ट और कल्चर के कैसे कॉनशर थे, कैसे उन्होंने प्रमोट किया इम्प्रेसारियो इंडिया का प्लेटफॉर्म, उसके अलावा जो उनका पंजाब की जो क्लासिकी शायरी है, सूफ़ी शायरी है, उससे जो उनका गहरा ताल्लुक़ था, फिर फैज़ साहब, फराज साहब, ये सब उनके अहबाब में शामिल थे, और बहुत से उस्ताद गाने वाले। तो उससे अगर आप उनके बारे में गुफ्तगू का आगाज़ करें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, और हम कोशिश ही करेंगे कि अगर मन्नू को स्क्रीन पे ले लें ताकि लोग देख सकें, वो मौजूद हों। टीपू सुल्तान साहब ने ज्वाइन किया है। अच्छा, बस ठीक है, तो फिर ये आसानी हो जाएगी। जी सज्जाद। जी, बहुत शुक्रिया हारिस खलीक साहब। देखिए, मेरे लिए चूँकि इस शहर पे मैंने बहुत स्टोरीज़ डिग आउट की तकसीम के पस मंज़र में, और एक बहुत बड़ा अलमिया जो है वो हमें नज़र आता है, और उन्हीं में एक ये जो फ्रेश स्टोरी जो जिनके बारे में हम आज बात कर रहे हैं के कोहली साहब के बारे में, कि ये नहीं, आप देखें कि तकसीम से पहले जिस बच्चे की उम्र सिर्फ 6 साल है, और उसको मतलब है कि याद जो है वो ये अपना ननिहाल है जहाँ वो एबटाबाद में जाया करते थे छुट्टियों में, गर्मी में, या मरी जाया करते थे, और फिर गोलड़ा शरीफ याद है। यानी आज हम ये समझते हैं कि उस वक्त का जो समाज है, एक ज़हन हमारा, ये ज़हन साजी हो गई है कि शायद को बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे, आपस में नहीं था, लेकिन जब हम स्टोरीज़ देखते हैं और वो मंजरनामा देखते हैं, उससे पहले का लिटरेचर देखते हैं तकसीम से पहले के, तो हमें नज़र आता है कि ये तो कम्युनिटीज़, उनके मज़ाहिब अलग अलग थे, लेकिन वो समाज बुनियादी तौर पे एक था, और उस समाज के अंदर बड़ी जुड़त थी उनकी आपस में, गमियाँ, खुशियाँ, शादियाँ। और पीर मेहर अली शाह साहब का जो है वो देखें कि उनका ख़ानदान जो है वो उनके वालिद साहब उनके मुरीद हैं, फिर आगे कोहली साहब जो हैं, के कोहली साहब जो हैं, कमलेश कुमार कोहली साहब, उनके मुरीद हैं, और वो तवातर से गोलड़ा शरीफ जाते हैं, ज़ियारत करते हैं, और उनके ज़हन में यानी कि एक अकीदत इतनी ज़्यादा है कि वो पाकिस्तान से जो उनके दोस्त या मिलने वाले जो फ़नकार जाया करते थे, तो वो उनसे जो है वो उनके लिए गोलड़ा शरीफ के तबरक़ात लेके जाते थे। और जब मन्नू भी यहाँ आई 2012 में, तो वो भी अपने वाले साहब के लिए वो ले गई, तो इतनी ज़्यादा जुड़त थी। और इस मैंने आर्टिकल में भी लिखा कि ये बेशम सानी जो हैं, जो बड़े नावल निगार हैं, इंडिया के ड्रामा निगार हैं, और बिलराज सानी के भाई हैं जो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, और बिलराज के बेटे हैं वो परीक्षित सानी, जिनका वो अभी रिसेंटली फिल्म आपने देखी पीकेज में, जिसमें वो जग्गू के वालिद का किरदार है उनका, तो वो बिलराज के बेटे हैं जिनकी पैदाइश मरी में हुई है तकसीम से पहले। तो ये जो बिलराज का एक नावल है तमस, तो उसमें नावल के अंदर वो उस पर फिल्माया गया, तो उसमें एक फ़िल्म का सीन है कि पिंडी शहर के अंदर फसादात होते हैं, तो वो फसादात जो हैं उससे मुराद, चूँकि पीर मेहर अली शाह साहब का जो विसाल है वो है 1938 में, तो इसका मतलब ये है कि उन जो फसादात हैं वो 1926 के फसादात हैं जो तकसीम से पहले हुई है। तो उसमें वो एक सीन है कि शहर के अंदर आग लगी हुई है, धुआं उठ रहा है जगह जगह, और फिर जो है वो एक बुज़ुर्ग हैं जो पीर मेहर अली शाह साहब दिखाए गए हैं कि वो, और उनकी शक्ल भी जो है ना उसी तरह की जिस तरह तस्वीरों में हम देखते हैं। तो वो आ रहे हैं, बाज़ार से चलते चलते आ रहे हैं, तो बाज़ार जो है वो चूँकि हिंदुओं और सिखों की दुकानें होती थी, और पिंडी की जो तकसीम से पहले जो 57% पॉपुलेशन थी वो हिंदू और सिखों पे मुश्तमिल थी, और इस शहर में 48 गुरुद्वारे और मंदिर थे, और मस्जिदें तो चंद थीं, और वो भी छोटी छोटी थी।
तो बड़ी मस्जिद जो जामिया मस्जिद है वो 1903 में जो है वो उसका बनी। तो 1926 के फसादात का मंजर है कि वो पीर मेर अली शाह साहब चलते चलते आ रहे हैं और मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। तो एक हिंदू हलवाई की दुकान है, तो वो उठते हैं अपनी दुकान से और जाके ना उनकी कदम बोसी करते हैं। और पीर मेर अली शाह साहब भी बड़े शफकत से पेश आते हैं। तो वो जब गुजर चुके होते हैं तो अपने वो साथ वाले दुकानदार को कहते हैं कि मेरा जो बेटा है उसको 1 महीने बुखार था और वो बुखार टूट नहीं रहा था, तो मैं पीर साहब के पास गोलड़ा शरीफ चला गया, पीर साहब से दम करवाया और वो शाम तक ठीक हो गया। तो दूसरा कहता है कि पीर साहब आ गए हैं, अब शहर में अमन हो जाएगा। यानी आप देखें कि जो सूफी रवायत है वो तमाम मज़ाहिब के अंदर एक दूसरे का एहतराम है। और इसी तरह की मैंने जो बाद में बाकी लिटरेचर भी पढ़ा, उसमें भी बर इमाम के और उसका भी बहुत जिक्र मिलता है हिंदू आथर्स के यहाँ, और उनसे भी बड़ा लगाव मिलता है उनका। तो ये जो चीज़ें हैं ना कि, और फिर ये देखें कि वो सारी ज़िंदगी पाकिस्तान नहीं आए, लेकिन उनकी गोलड़ा शरीफ के साथ जो रूहानी एक निस्बत है वो कितनी ज़्यादा है, और इतनी ज़्यादा है कि उनकी बेटी जो हैं उनके जो इंतकाल के बाद ये महसूस करती हैं कि अगर ये राख जो है इसका एक हिस्सा गोलड़ा शरीफ भेजा जाए तो उनकी रूह को कितना तस्कीन हो जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कितनी बड़ी एक जो है वो नज़र आती है हमें। तो ये इस हवाले से जी शुक्रिया, शुक्रिया बहुत सजाद अज़हर साहब। सादिया डॉक्टर साहिबा, ये बताइए कि ये क्या मतलब ये क्या इमोशनल, साइकोलॉजिकल, माइग्रेशन, लैंडलेसनेस, ये क्या होता क्या है इंसान के साथ, और ये क्या किया है हमने एक दूसरे के साथ 47 में और करते आ रहे हैं आज भी? बहुत शुक्रिया हारिस खलीक साहब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आज आप लोग हमारे साथ हैं इधर। पार्टीशन के ऊपर, तकसीम के ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत ज़्यादा लिटरेचर, अदब और एकेडमिक लिटरेचर उसके ऊपर मौजूद है। कमलेश कुमार साहब की कहानी इस नोयत से मुख्तलिफ है कि जब तकसीम हुई तो उनकी उम्र उस वक्त 6 साल थी। सो पार्टीशन में जो बच्चों के ऊपर बीती या गुजरी उसके ऊपर बहुत कम काम है। तो क्योंकि एक बच्चे की जो मेमोरी होती है वो बहुत कम होती है, या हम एज्यूम करते हैं कि एक बच्चे को ज़्यादा याद नहीं कि उसका बचपन जहाँ पे गुजरा है उसका वहाँ से लगाव नहीं है, उनसियत नहीं है। लेकिन कमलेश कुमार साहब, मैं उनको नहीं जानती, लेकिन मेरा चूँकि काम उन लोगों के साथ है जो तकसीम की वजह से जिन लोगों ने सफ़र किया, जिनको अपना वतन, अपना घर, अपना देश, अपना वतन सब कुछ छोड़ना पड़ा, अपनी यादें छोड़नी पड़ी। इसलिए मुझे दिक्कत नहीं हुई ये इधर आने के लिए हामी भरने में, क्योंकि ये जो दुख है, ये जो दर्द है, ये इंसानों का, ये जो बॉर्डर है और 1940 की जो पॉलिटिक्स हैं, उसने इंसानों को मज़हब के बुनियाद पर इस मुल्क या उस मुल्क के साथ जुड़ने पर मजबूर किया। सो वो चीज़ जो हमने इग्नोर कर दी वो ये कि वो इंसान जो यहाँ के पैदाइशी थे या वहाँ के पैदाइशी थे, उनके अपने ज़मीन को लेके, अपने वतन, अपने देश, अपने गाँव को लेकर के उनके जज्बात क्या थे। सो पार्टीशन का जो एक बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट है वो एक इमोशनल लॉस है, जो उन लोगों ने जिन्होंने अपना घर, वतन, अपना सब कुछ छोड़ा। सो जिस घर में आप रहते हैं उसमें से आपको अगर ज़बरदस्ती निकलने पर मजबूर कर दिया जाए और रातों रात निकलने पर मजबूर कर दिया जाए, और वो घर, कुछ घर ऐसे जो आपने शायद तकसीम से 1 साल या 2 साल पहले ही मेहनत करके बनाए थे। सो बहुत सारे घर हैं, आप जाए उनके ऊपर देखिए, उनके ऊपर साल लिखा होगा कि इस साल इनकी तकमील जो है वो हुई थी तामीर की। तो अगले ही साल आपको वहाँ से, या 10 साल बाद आपको वहाँ से जाना पड़े, तो अटैचमेंट होती है लोगों की, सिर्फ घर से नहीं होती, गली से भी होती है, मोहल्ले से भी होती है, चौबारे से भी होती है, बाज़ार से भी होती है। जो आप एक सीनरी देखते हैं उसकी भी आपको आदत होती है। सो वो चीज़ें जब आपसे छिन जाएं तो जो एक इमोशनल और एक साइकोलॉजिकल लॉस और ट्रॉमा है
वो बहुत सारे इंसानों ने तकसीम के बाद उससे सफ़र किया और साइलेंटली सफ़र किया। और ये वो एस्पेक्ट है तकसीम का जिसके बारे में बहुत सारी एकेडमिक किताबें जो हैं वो बात तो करती हैं, लेकिन बच्चों के ऊपर क्या गुज़रा उसके ऊपर बहुत कम लिटरेचर हमारे पास अवेलेबल है। इसलिए कमलेश कुमार साहब की जो दास्तान है, कहानी है, हकीकत है, ये हमारे लिए आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है कि एक बच्चा जो 6 साल की उम्र में यहाँ से जाता है, उसको ना सिर्फ अपने शहर के बारे में याद है, बल्कि वो जहाँ से रूहानी वाबस्तगी है, उस दरबार से, उस पीर खाने से भी वो सारी उम्र जुड़े रहे हैं। सो ये एक बहुत रिमार्केबल बात है कि हमने जिस तरह से अपने आप को अस और देम में कन्वर्ट कर दिया। आप तो वो हैं, आपको ऐसे दिखना चाहिए, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे दरमियान, जिस तरह सज्जाद साहब ने कहा कि कॉमन है, उसको हम लोगों ने ये जो तारीख़ है उसमें उसकी रो में आके शायद हम भुला बैठे हैं। जर्मन ज़ुबान का एक इस्तिलाह है, हैमत उसको बोलते हैं। हैमत जो है तकरीबन उसके माने जो हैं वो घर या वतन से मिलते जुलते हैं। हमारे यहाँ जो गांव है उसका भी मतलब जो है वो वतन के मानों में आता है। जब हम लोगों से पूछते हैं आप किस गांव से बिलोंग करते हैं, तो जो गांव से बिलोंगिंग है वो बड़ी स्ट्रांग होती है। हमारे यहाँ जो लोग हैं वो थाना भी मिलाते हैं अपना, और उससे फिर जो है लोग जो हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। जब आप थाना मिला लेते हैं तो आपकी जो अटैचमेंट है एक दूसरे से हो जाती है। सो हैमत एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपकी सेल्फ कंस्ट्रक्ट होती है, जहाँ पे आप पलते बढ़ते हैं, आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो परवान चढ़ती है, आपकी जो एक सोशल आइडेंटिटी है, आपकी फैमिली है, वो सब चीज़ें आपकी जो कल्चर है वो वहाँ पर आप प्रैक्टिस करते हैं। तो हैमत लॉस, जब आपके उस होम का लॉस हो जाता है, जब वो घर आपसे छिन जाता है, जब आप होमलेस हो जाते हैं, तो वो आइडेंटिटी, वो बिलोंगिंग भी आपसे छिन जाती है। सो पार्टीशन के ऊपर जो एकेडमिक लिटरेचर, उसमें सिंधी कम्युनिटी की ये मिसाल है कि जब तकसीम हुई तो सिंध के जो हिंदू यहाँ से माइग्रेट करके इंडिया गए तो दे लॉस्ट देयर कल्चरल स्पेस, क्योंकि वो सिंध जो है, सिंध की तकसीम नहीं हुई। सो पंजाब की तो आधा मशरक़ी पंजाब और आधा मगरबी पंजाब में डिवाइड हो गया। इसी तरह बंगाल आधा उधर और आधा उधर। लेकिन ये जो एक वायलेंट एक प्रोसेस था जिसमें लोगों को इवैक्यूई, रेफ्यूजी और उसके बाद एनिमी करार देकर उनको उनके घरों से कोर्सिवली निकाला गया, पुश किया गया, कहीं पे पावर यूज़ की गई, कहीं पे लोगों ने उनसे उनकी जायदाद हथिया ली, उनके खेत हथिया लिए, उनके ज़रिए मुआश हथिया लिया, कहीं पे उनको उनकी इज़्ज़त व आबरू की धमकी दे करके उनको मजबूर किया गया कि वो बॉर्डर के दूसरी तरफ जो है वो हिजरत कर जाएं, सिर्फ इसलिए कि वो एक जायदाद जो है उस पर कब्ज़ा कर लें। तो ये जो कहानी है ये ईस्ट बंगाल में स्पेसिफ़िकली ये बहुत दहाइयों तक चलती रही। सो ये वो किस्से और कहानियाँ हैं जो जब लोग बात करते हैं इसके बारे में तो वो इसको ऑब्वियसली बहुत इमोशनल एक उनका लॉस है जिसको वो अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। सो ये जो उनका नुकसान है इन लोगों का, मुझे नहीं पता कि एक बच्चे के लिए जो है वो मतलब आप अपनी अस्थियाँ भिजवा देते हैं गोलरा शरीफ एक दूसरे मुल्क में कि यहाँ पर दफनाई जाएं, तो उस फैमिली के लिए इमोशनली उसकी क्या अहमियत है और स्पिरिचुअली उसकी क्या अहमियत है ऑब्वियसली। लेकिन ये कि ये चीज़ इस चीज़ को भी बताती है कि जो तकसीम है 76 साल के बावजूद भी लोगों की जो मेमोरी है वो फेड नहीं हुई, अपने घर के बारे में, अपने बाज़ारों के बारे में, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं वो उससे किसी ना किसी अंदाज में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब आपके पास मैं दोबारा आऊँगा, लेकिन मन्नू काफ़ी देर से वेट कर रही हैं। थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट एंड जॉइनिंग अस इन इस्लामाबाद फ्रॉम दिल्ली। आप अगर उनकी पर्सनैलिटी, बिकॉज यू नो अनफॉर्चुनेटली नन ऑफ अस हियर, और टीपू साहब मेरा नहीं ख्याल कि अभी आए हैं ऑनलाइन, तो वी हैवंट मेट हिम पर्सनली,
तो आप उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके करियर के बारे में, उनकी जो आर्ट से और म्यूज़िक से, लिटरेचर से जो उनका एक एसोसिएशन रही है और एक ताल्लुक़ रहा है, उसके बारे में भी बताएं. एंड ऑल्सो योर फीलिंग्स एज अ डॉटर, हाउ वाज ही एज अ फादर, और आपको जिस भी भाषा में आसानी हो आप बात कर सकती हैं. कम से कम 3 बोलने वाले तो यहाँ मौजूद हैं. हाँ, अच्छा, उनके होती है. अच्छा जी. मन्नू, कैन यू हियर मी? अच्छा, जब तक ये आती हैं सजाद, मुझे ये बताइए कि आपने बड़े कॉम्पोजिट हेरिटेज की बात की और बड़ा हम सेलिब्रेट करते हैं कि बड़ा अच्छा ज़माना था, लेकिन आइंदा नस्ल जो है अगली, वो ज़्यादा रेडिकलाइज नहीं हो गई है? उसको तो, उसकी तो मेमोरी में ये सब चीज़ें नहीं है, ना हिंदुस्तान में ना यहाँ. तो बस ये अगले 10-15 साल के बाद ये पार्टीशन का अमल मुकम्मल हो जाएगा या चलता रहेगा? देखें, जब पहली जंग हमारी कश्मीर पे 48 वाली हुई, तो उसके बाद 1965 की जंग तक दोनों मुल्कों का जो आपस में ताल्लुक था वो मतलब है फ्रेंडली नेशंस का रहा. उसके बावजूद प्रॉपर्टीज लोग इधर भी रखते थे और उधर भी रखते थे. वो प्रॉपर्टीज रखना, बिजनेसेस रखना मौजूद थे. लेकिन 65 की जंग के अंदर मतलब है कि जब दुश्मन मुल्क एक दूसरे को करार दिया गया, तो उन्होंने वहाँ प्रॉपर्टीज जो हैं वो जब्त हो गई, इधर वाले इधर ने जब्त कर दी और एक डिफरेंट चेंज हो गया. और उसके बाद देखें कि जो लोगों को हमने निसाब पढ़ाया और जिस तरह की नफ़रत हमने सिखाई वो मौजूद रही. अब ये जो सोशल मीडिया है जिसमें लोगों के पास मुतबादिल ज़राए हैं इल्म के, मालूमात के, तो इसने काफ़ी जो है वो मुतासर किया है सरहद के आर पार और नई जनरेशन को बिलखसूस. तो अब वो जो नए बच्चे हैं, मैं समझता हूँ कि वो उन थ्योरीज पे बिलीव नहीं करते. हमारी जो नस्ल है जो सरकारी स्कूलों में एक सरकारी और एक तरह का नैरेटिव जो है वो देख के जवान हुई हैं. तो चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट हैं. कल्चर एक है, ज़बान एक है और बहुत ज़्यादा कॉमनैलिटीज़ हैं. तो ये मैं समझता हूँ कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो इतने डीप रूटेड हैं नहीं जितने हमने बनाए हुए हैं. तो दोनों मुल्कों के दरमियान पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट अगर आज शुरू हो जाए तो ये नफ़रत की दीवारें बड़ी जल्दी गिर जाएंगी. जी सादिया, मेरा थोड़ा सा मतलब मैं इनसे इत्तफाक करता हूँ कि सजाद से कि ज़ाहिर है कि एक रेत की दीवार है, लेकिन वो रेत की दीवार मेरा जो तजुर्बा है उसमें वो पुख्ता होती जा रही है. क्योंकि मैं जो नए स्टूडेंट्स देखता हूँ, अगर आप बाहर के मुल्कों में जहाँ पाकिस्तानी और इंडियन स्टूडेंट्स एक साथ मौजूद होते हैं, पढ़ते हैं, वो उनमें बहुत ज़्यादा एक दूसरे को शक की निगाह से देखना, अदराइज करना, ये कम से कम जब मैं पढ़ता था और मेरे साथ जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स पढ़ते थे उनमें नहीं था. लेकिन अब ये बढ़ा है. तो ये ठीक है कि उसे यानी वो कोई इतना डीप रूटेड नहीं है, लेकिन सोलिडिफाई हो रहा है. ये मेरा ज़ाती ख्याल है, मैं गलत हो सकता हूँ. आप क्या समझती हैं? आपकी बात सही है. अपेरेंटली ये जो बॉर्डर्स बनी 47 में तकसीम हुई, उसके बाद 71 में तकसीम हुई. सो जो हमारी स्पेस है जिसमें हम सफ़र कर सकते हैं, घूम सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं, एक दूसरे को जान सकते हैं, एक दूसरे का खाना टेस्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के कल्चर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो स्पेस सुकड़ गई है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे दादा जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान में पैदा हुए थे और उसके बाद उनकी पिछले 2 साल पहले उनकी वफ़ात हुई. सो उन्होंने एक तारीख़ के एक बहुत लंबा, तकरीबन 100 साल उनकी उम्र थी, तो उन्होंने एक बहुत लंबा अरसा जो है
और उनका जो एक्सपीरियंस था, उनका जो एक्सपोजर था, वो मेरे वालिद साहब की जो जनरेशन है उससे बहुत मुख्तलिफ था। सो बॉर्डर्स जो नेशनल बॉर्डर्स बनी और उस पर जो सफ़र की जो रिस्ट्रिक्शन है, सो ऑब्वियसली वो ये लोगों को रिस्ट्रिक्ट करती है, उनके एक्सपीरियंस को रिस्ट्रिक्ट करती है। फिर जिस तरह से पढ़ाया जाता है तारीख़ को, वो भी ख़ास किस्म के सब्जेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। लेकिन मैं रिसेंटली यूट्यूब पे व्लॉग्स बहुत ज़्यादा फॉलो करने शुरू कर दिए मैंने, बहुत जो पाकिस्तान से भी बनते हैं और इंडिया से भी बनते हैं। तो मुझे लगता है कि बीच में कहीं ना कहीं कोई स्पेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जो करतारपुर के ऊपर जो व्लॉग्स बनते हैं, वहाँ से जो लोग आते हैं, यहाँ से जो लोग आते हैं, तो एक दूसरे को एक्सप्लोर भी करना चाहते हैं। तो कहीं ना कोई स्पेस है जो कहीं ना कहीं से खुद ब खुद जन्म लेगी। थैंक यू। मन्नू, आपको मेरा सवाल पहुंच गया था? काफी हद तक पहुंच गया था। आई एम सॉरी, देयर वाज 1 सेकंड, देयर वाज अ पावर ब्लिप फॉर अ सेकंड एंड हमारे यहाँ घंटों घंटों होता है, आपके यहाँ सेकंड्स में वापस आ गई। जी जी, प्लीज कैरी ऑन। आप मुझे कह रहे थे कि उनका जो आर्ट और कल्चर के साथ जर्नी थी, जी, उसके बारे आप उनका जो पूरा करियर रहा उसके बारे में जी। हमें बताइए, क्योंकि यहाँ बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो जाहिर है कि उनको ज़ाती तौर पे नहीं जानते। अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट कम बैक टू पाकिस्तान। तो उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताइए, उनके जो शौक़ थे, उनके जो यानी आर्ट का, म्यूज़िक का, लिटरेचर का, शायरी का, उर्दू शायरी का भी और पंजाबी की शायरी का भी, तो उनकी ज़िंदगी के बारे में। और फिर वो आपका बहैसियत बेटी क्या एक्सपीरियंस रहा उनके साथ, बिकॉज यू आर ऑल्सो, आप भी आर्ट, म्यूज़िक और इसी शोबे में आई। जी। So, first of all, I'd like to thank you for having me on this platform and allowing me to share with everybody there. And my father, वो इनिशियली जहाँ तक मुझे मालूम है, उन्होंने मुझे यही बताया कि जब वो कॉलेज में थे, क्योंकि उनके ओल्डर ब्रदर बहुत थिएटर वगैरह में एक्टिव थे, तो हमारे फादर भी बहुत एक्टिव थे थिएटर में। बट आफ्टर दैट ही परस्यूड हिज कॉलेज एजुकेशन, पहले दिल्ली में, उसके बाद हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी में। और फिर जब वो वापस आए तो उन्होंने अपना एक लाइक अ बिजनेसमैन, उन्होंने अपना गारमेंट एक्सपोर्ट एंड लेदर एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया, बहुत साल वही किया। इट वाज एक्चुअली आफ्टर माय मदर्स डिमाइज इन 1990 that he decided to come back to art, music, theater and all of that. And that's when his journey started once again. And तब से अब तक उन्होंने बहुत से घरों में बैठक महफिलें करवाई क्लासिकल आर्टिस्ट्स की। यहाँ पे शुभा मुद्गल जी हैं, बडाली ब्रदर्स जो सूफियाना और फोक पंजाबी गाते थे, और बरकत सिद्धू जी, और प्रहलाद सिंह टिपानिया, who still is one of the biggest names in Kabir's poetry. अहमद फराज साहब आए पाकिस्तान से जब, तो फिर उनको होस्ट किया और एक महफिल यहाँ पे रखी गई। एंड सिमिलरली मेनी अदर, आबिदा जी आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके उन्होंने यहाँ पे उनको होस्ट किया। He used to tell us, हम लोग जब यहाँ बड़े हुए, मैं सबको यही कहती हूँ कि यहाँ पे जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनको इंस्टेंटली बॉलीवुड का म्यूजिक सुनाया जाता है, तो घर में वही बजता है, रेडियो पे बजता है, टीवी पे बजता है। हम लोग जब बड़े हो रहे थे, हमने सुना मेहदी हसन साहब को, आबिदा जी को, फरीदा खानम, इकबाल बानो, हबीब वली मोहम्मद, अमानत अली खान साहब, फतेह अली खान साहब, नजाकत अली खान साहब, सलामत अली खान साहब। हम लोग ये सुनते हुए बड़े हुए, और इसके साथ साथ अपने फादर से हमने बहुत सी ऐसी कहानियां सुनी। एंड लाइक ही वुड टेल अस कि लंदन में इन लोगों ने, दोस्तों ने पैसे इकट्ठे करके मेहदी साहब को घर पे इनवाइट करके सुना। तो देयर वाज अ क्लियर पैशन देयर फॉर म्यूजिक, फॉर आर्ट्स। माय मदर वाज अ पेंटर, तो मेरे फादर उनको भी बहुत पुश करते रहते थे कि आप एग्जीबिशन करिए, मैं ऑर्गेनाइज करूंगा, आप करिए। एंड so it basically later culminated into him starting a banner called Impresario Asia in 1996. And उसके बाद उन्होंने एक
महफिल से ग्रेजुएट करके कॉन्सर्ट लेवल पे ऑर्गेनाइज कराना शुरू कर दिया, फिर थिएटर ऑर्गेनाइज कराया, और यहाँ के बहुत सेलिब्रेटेड डायरेक्टर्स लाइक MS सत्यू साहब हैं, और प्ले राइट्स, और उन लोगों के साथ मिलके काम किया। यहाँ पे नशिस्ट्स ऑर्गेनाइज की, सूफियाना म्यूजिक पे और गजल पे, उर्दू शायरी पे और पोएट्स पे। और ये हमारे अंदर भी सीपन हुआ। हम लोगों को क्लासिकल तालीम दिलाई गई व्हेन आई वाज 10 years old। हमें क्लासिकल तालीम में डाल दिया गया था कि आप क्लासिकल म्यूजिक सीखिए। और हम अगर कार में भी ट्रैवल कर रहे होते थे अपने फादर के साथ, तो गजल लगाई जाती थी और पूछा जाता था ये किस राग में है, ये किसने गाई है, ये किसकी पोएट्री है। सो इट वाज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल कंप्लीटली। तो वो बड़े होते होते आई डोंट नो वेदर इट वाज एक्सीडेंटल या वो इतना हमारे अंदर इनग्रेन था कि व्हेन आई स्टार्टेड, आई वाज at the beginning of my career and still deciding क्या करना है, I started writing for a newspaper, and then suddenly I got into a music label, and that was in 2001, and till today I'm working in the music industry. I've been a part of my father's theatrical productions. उन्होंने जो नशिस्त कराई, whether it was helping from behind the scenes or sometimes recording music for his productions, I've been a part of that. I'm also very active in our own music industry. In fact, मैंने 3 आर्टिस्ट्स को आपके मुल्क से मैनेज किया, जिनमें से एक को मैं पिछले 16 साल से कर रही हूँ। शफ़क़त अमानत अली को आज भी मैनेज कर रही हूँ मैं वहां से। एंड जावेद बशीर साहब को बहुत ब्रीफली किया जब इंडिया आ रहे थे ये आर्टिस्ट। सनम मारवी जी को किया फॉर अ कपल ऑफ इयर्स। तो फरीदा खानम जी से एक बहुत डीप कनेक्शन है, बहुत सालों से हम लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं। अभी भी आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट विद हर एंड हर फैमिली। सो इट इज ऑल थैंक्स टू हिम and his stories and what he instilled in us and what he kind of made us, exposed us to in terms of art and culture, जिसकी वजह से हम लोग सब इसी लाइन में हैं। My brother does not live in India, he lives in the US, but even he is an actor. So this is all because of our father, I would think. शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत। मैं आपके पास दोबारा आऊँगा, एक आपके 2012 का जो पाकिस्तान का जर्नी है उससे मुताल्लिक सवाल पूछूंगा आपसे। एक टीपू सुल्तान साहब हैज जॉइंड अस, अगर हम उनका फेस बड़ा कर दें। टीपू सुल्तान साहब, आपकी तो मुलाकात भी हुई है, आपका तारुफ यहाँ पहले करवाया जा चुका है आपके ज्वाइन करने से पहले। आपकी तो मन्नू जी से, अपना कमलेश जी से मुलाकात भी हुई है, तो उसके बारे में कुछ बताइए, और कब हुई है, और क्या आपकी बातचीत रही, गुफ्तगू रही, कौन से मौज़ूआत ज़ेर बहस आए, उनकी दिलचस्पियाँ क्या थीं? जी टीपू साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। और जिस तरह से मैं कोहली जी से बात करता था, तो हमारी जब उनसे बात होती थी तो मैं उनको सलाम नमस्ते कहता था। तो मुझे कहते थे कि आप अस्सलाम वालेकुम कहें, तो मैं उसका जवाब भी आपको वालेकुम अस्सलाम में दूंगा। क्योंकि मुझे जब भी कोहली साहब से मेरी मीटिंग हुई है, पहली मीटिंग जब मेरे साथ उनकी हुई थी, तो दिल्ली में मेरे एक दोस्त हैं जो कि अब मुंबई जो है मूव कर गए हैं, दीपक गुलाटी। और ये पावेल गुलाटी जो हैं उनके फादर हैं, जो आपके इस वक्त एक उभरते हुए एक्टर हैं, बल्कि उभरते हुए नहीं, अब तो काफी फिल्मों में हैं। तो मैं इंडिया में जब पहली दफा गया था, तो मेरी पहली जो दोस्ती हुई थी वो हुई थी दीपक गुलाटी जी से। और फिर इंडिया के अंदर जितने लोग मेरे वाकिफ हैं वो दीपक गुलाटी जी की वजह से है। तो हम लोग वहां पर एक प्ले लेकर गए, उस प्ले का नाम था और उसका नाम था गल निक्की जई। तो गल निक्की जई हमने जब वहां जाकर किया, तो दीपक जी ने कहा कि क्या ये पॉसिबल है कि आप एक फेस्टिवल में तो आए हुए हैं, कि अगर आप मेरा जो दिल्ली फिल्म इंस्टीट्यूट है DFI, अगर यहाँ पर आकर परफॉर्म कर दें, तो मैं यहाँ भी अपने कुछ दोस्तों को बुला लूंगा जो फेस्टिवल में उस वक्त नहीं आ पाए। तो मैंने कहा जी ये बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा आइडिया था। तो हम लोगों ने जाके गल निक्की जी किया। उस वक्त पहली दफा 2005, मेरा ख्याल है 30 अगस्त थी, यही महीना था। इस वक्त हमारी 2 तारीख है,
और मेरा ख्याल है वो 30 अगस्त 2005 का साल था। वहां पर जाकर हमने प्ले किया, और जब प्ले किया तो वहां पर जब वो वाला नाटक हमारा खत्म हुआ तो बहुत सारे लोग वहां पर मिलने के लिए आए। तो वहां पर पहली बार मेरी मुलाकात हुई कोहली जी के साथ। तो मुझे उन्होंने दीपक भाई ने कहा कि इनका नाम है के कोहली। तो मैंने कहा कि इसका मतलब है कि इनके पास तो 3 बादशाह हैं, पहला भी किंग, दूसरा भी किंग, तीसरा भी किंग। तो ये इस पर उनका बड़ा लाफ्टर आया। और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आपके पास भी तो एक सुल्तान है, क्योंकि आपका नाम टीपू सुल्तान है। ये हमारा पहला जो एक्सचेंज हुआ था वो ये था। लेकिन ये है कि कोहली जी से जब मेरी पहली दफा बात हुई थी, और मेरा ख्याल है ज्यादातर लोगों का शायद ऐसा ही एक्सपीरियंस हो, कोहली जी से जब आप मिलते थे तो आपको लगता था एक ठहरा हुआ पानी है, और उनके बारे में मेरी फील ये थी। लेकिन जब आप उनसे बात करते थे तो आपको लगता था कि उनके अंदर जितनी मद्दोजजर है, जितनी उनके अंदर बड़ी बड़ी लहरें हैं, जितना उनके अंदर काम के साथ, इंसान के साथ, लोगों के साथ, दोस्ती के साथ, सुलह के साथ जितना उनका प्यार था, वो उनसे उमड़ उमड़ के बाहर आता था। तो उन्होंने जब हमारा नाटक देखा तो नाटक के अंदर जो उन्होंने पहली चीज की, जो पहली चीज कही, उन्होंने मुझे कहा कि इसके अंदर तुम लोगों ने एक पोइट्री थी, एक बंदे अंदर, तो क्या तुम मुझे वो रिपीट कर सकते हो? तो मैंने कहा जी हाँ। तो वो मैं उसको यहाँ पर पहले रिपीट इसलिए करना चाहता हूं कि कोहली जी से जब मेरी बात हुई थी तो जो पहली रिक्वेस्ट उन्होंने मुझसे की थी वो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूं। मेरे ख्याल में यहाँ पर तमाम लोग जी पंजाबी जरूर, समझते होंगे। जी जरूर करें जी। तो वो हमारी उसके अंदर नज्म थी। और ये गालनी की जो हमारा नाटक था, ये था तो पार्टीशन ऑफ इंडिया पे, पार्टीशन वो जो हुई थी हमारी, जब भी प्ले हुए पार्टीशन के, तो उसमें हर दफा ये हुआ कि किस तरह से ये सारा कुछ हुआ और किस तरह से पार्टीशन हुई और फिर किस तरह से किसी के साथ क्या ज्यादती हुई। ये पहला प्ले था जो पार्टीशन के बाद कि अब हमें क्या करना चाहिए उसके ऊपर था। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं इस टॉपिक पे बाद में बात करता हूं, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि आपने एक ऐसी चीज लेकर आए हैं कि अब पार्टीशन हो चुकी है, अब क्या करना चाहिए, तो मुझे तुम वो वाली जो है ना पोइम सुनाओ। तो वो मैंने उनको पोइट्री सुनाई। वो पोइट्री थी, एक बंदे अंदर, एक बंदे अंदर धुएं वैर, सप ते जहर, अग ते नफरत, गुस्सा भांबड़, लालच दल दल बुगज अनाद, हिरस हवस दे नाग, एक बंदे अंदर, एक बंदे अंदर कंडे सूलां सोटे डांगा छुरियां खंजर बरछे नेजे तीर कमान बम ते तोपां, एक बंदे अंदर। काश ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਸ਼ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਘੁੱਗੀ ਤੇ पत्ता निम दा। तो वो उन्होंने उसको सुना और उन्होंने कहा कि मुझे ये दोबारा सुनकर इतना मजा आया है कि वो वाली बात तुम अपने प्ले के अंदर लेकर आए हो जो हम सारों को एक दूसरे से कहनी चाहिए कि हुंदा ते बस इना हुंदा, एक घुग्गी ते पत्ता निम दा। तो मुझे पहली दफा लगा कि वो मेरे साथ उस वक्त उर्दू, शुरू में वो हिंदी बोल रहे थे और फिर उन्होंने मेरे साथ पंजाबी बोलनी शुरू कर दी। तो मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग बात थी कि एक इंडिया के अंदर बंदा बैठा हुआ है और वो इतनी जबरदस्त भरवीं पंजाबी बोल रहा है। तो फिर मुझे जब उनसे पता लगा कि नहीं, मैं असल में इस वक्त इंडिया में हूं लेकिन मेरी पैदाइश जो है वो रावलपिंडी के वहां की है। और फिर उनके साथ मेरी एक दफा नहीं, फिर उनके साथ बड़ी दफा बातें होती रही। आप सोचिए कि 2005 और आज 2024, इसके अंदर जो हमारा कॉमन थ्रेड था वो दीपक गुलाटी जी ही थे। और उनके रेफरेंस से मेरी ऑफ एंड ऑन उनसे बात भी होती थी। लेकिन जब बीच में कोविड आया तो कोविड के अंदर हर शख्स अपने अपने खौल के अंदर चला गया, वो छुप गया। और उस वक्त मैं एक यूट्यूब के ऊपर, एक मेरा यूट्यूब चैनल है जो हेल्थ केयर के ऊपर है, उसका नाम भी उन्हें बड़ा पसंद था। उसका नाम है माय डियर।
तो मैंने दीपक जी से कहा कि मैं चाहता हूं कि ईद आ गई है तो हम लोग ईद के बारे में मैसेज भी दें और लोगों को ये भी बताएं कि ईद के अंदर वो जो बहुत सारी एहतियातें हैं वो हम कैसे कर सकते हैं। तो दीपक जी ने कहा बिल्कुल हो सकता है। मैंने कहा एक तो आप हो गए, कहते नहीं मैं दूसरा हो गया, एक तो हो गए कोहली जी। यानी आप सोचें कि कोहली जी ऐसी चीजों के लिए इतने अवेलेबल थे कि दीपक भाई ने कहा कि एक तो हो गया कोहली, के कोहली हो गए और एक मैं हो गया। तो मैंने कहा जी दो बंदों के बड़े, कहते नहीं नहीं उसमें हम बहुत सारे लोग ऐड करेंगे, फिर उसमें वानी अरोड़ा भी आई और मुख्तलिफ और सब लोगों ने मैसेजेस दिए। उसके अंदर भी जो उन्होंने मैसेज दिया वो मेरे पास इत्तफाकन था। और जब मेरी अ, कल बात हुई अ, मनु कोहली जी से, जो कि मेरा इनके साथ पहला इंटरेक्शन था, तो मैंने उसके अंदर वो ही मैसेज जो हमने उसके अंदर भेजा था, उसके अंदर भी उन्होंने इंडिया की बात की, पाकिस्तान की बात की, बुल्ले शाह की बात की, उन्होंने निजामुद्दीन औलिया की बात की। और उसका मैसेज अगेन वही था कि ये जो बॉर्डर हैं जिसके आर पार हम बैठे हैं ये तो हमारी मजबूरी है, लेकिन ये बॉर्डर सेकेंडरी हैं। सबसे पहली चीज जो है वो है इंसानियत, मैन टू मैन रिलेशनशिप। तो उन्होंने जब भी बात की, उन्होंने हमेशा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे बात की, उन्होंने लोगों को जोड़ने की बात की। और फिर जब मुझे पता लगा कि उनके साथ एक इस तरह की बीमारी जुड़ गई है और कोहली जी हमसे जो है वो बहुत जल्द जा सकते हैं, हालांकि पता नहीं है कि हम में से किसने पहले चला जाना है। हम में से किसी शख्स को ये इल्म नहीं है कि अगली सांस किसको आनी है और किसको नहीं आनी। लेकिन जब किसी को कोई ऐसी बीमारी लग जाती है तो हम ये भूल जाते हैं कि हम भी अगले लम्हे जा सकते हैं। तो उस वक्त मुझे ये भी पता लगा कि कोहली जी जो हैं वो बुल्ले शाह के ऊपर काम करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे दो ही प्ले देखे थे। एक हम प्ले लेकर गए थे अजोका थिएटर के साथ मदिया गौहर जी के साथ, उसका नाम था बुल्ला। और एक उन्होंने देखा था गल निकी जई। तो इन्होंने कहा कि क्या ये पॉसिबल है कि बुल्ला जो है वो आपने किया हुआ है तो उसके ऊपर हम कोई काम कर सके। मैंने कहा जी काम हम ये कर सकते हैं कि मैं जो मेरे पास स्क्रिप्ट है वो मैं लिख कर भेजता हूँ, उसको कोहली जी देख लेंगे, एक दफा उनके रिफ्रेश हो जाएगा कि वो सारा कुछ उन्होंने देखा वो क्या था, और यकीनन उन्होंने उसमें अपनी चीजें बनानी है और सारा कुछ। तो मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने पहली बात जो की वो अमेजिंग बात थी, प्रोफेशनल बात थी। उन्होंने कहा क्या ये पॉसिबल है कि ये शाहिद नदीम साहब का लिखा हुआ प्ले है, तो उनसे भी किसी तरीके से बात हो जाए ताकि हम उनसे परमिशन ले लें। तो मैंने कहा कोहली जी मैंने आपके शायद बात हुई है कि नहीं हुई, दीपक गुलाटी जी ने आपसे बात की है कि नहीं की। तो हमने यही बात की थी कि जब ये सारा मैं भेज दूंगा तो फिर आप शाहिद नदीम जो हैं उसके जो राइटर हैं उनसे बात कीजिएगा। तो कहते मैं तो असल में यही चाहता हूं कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो पहले उसकी परमिशन लेनी चाहिए, फिर हम उनसे बात करें, फिर उनके साथ मैं डिस्कशन करूं। सो आप देखिए कि कितनी जबरदस्त बात है कि जब मैंने उनसे बात की है, एक तो वो आखिरी वक्त तक एक नौजवान की तरह, मुझे वो हमेशा लगते थे जैसे 18-20 साल का कोई नौजवान है, क्योंकि उनके जो इरादे थे, जो वो चीजें शेयर करते थे, जो वो चीजें करना चाहते थे, वो ऐसे लगता था कि उनको इस बात का इल्म है कि अभी 200-250 साल उनकी अभी उम्र है। और बहुत शुक्रिया वैसे तो हम सारे टीपू ऐसे, सुल्तान साहब। मैं वैसे दोबारा हम सारे जी ऐसे काम कर रहे होते। जी मैंने कहा बहुत बहुत आपका शुक्रिया। चूंकि मैं एक सवाल मन्नू से और पूछना चाहता हूं अबाउट हर लास्ट एंड परहैप्स द ओनली जर्नी टू पाकिस्तान एज येट। तो आप जब आई हैं तो क्या उन्होंने आपसे कहा, और आप क्या यहाँ से लेके गई उनके लिए, जो शुरू में सजाद बता रहे थे कि कुछ सुविनेर्स यहाँ से लेके गई, और कैसा सफ़र रहा, किन लोगों से मिली, और क्या लगता है आपको कि कोई इन दो मुल्कों का कोई बेहतरी की तरफ जाने का कोई मुस्तकबिल है, कोई फ्यूचर है, या ये लड़ाई चलती रहेगी हमेशा? So I've actually been to Pakistan 4 times. अच्छा, 4 times. और 2012 में मैं पहली बार आई थी, और तभी से मुझे मेरे फादर ने गुलरा शरीफ के बारे में बताया था, और द हिस्ट्री दैट एंसेस्टर्स, जो हमारे फैमिली के एंसेस्टर्स हैं, वो बहुत मानते थे मेहर अली शाह को, और के बहुत मुरीद थे, और पापा ने अपना बचपन वहाँ पे
गोल्डा शरीफ के श्राइन में बहुत बार जाते थे, बचपन बिताया, एंड ही सेड बेटा कभी मौका लगे तो जरूर जाइए। तो 2012 में मैं नहीं जा सकी। 2013 में जब मैं आई थी, तब हम लोगों को मौका मिला वहां जाने का, और मैंने कुछ वीडियोस भी लिए, बिकॉज ही जस्ट केप्ट डिस्क्राइबिंग द प्लेस एंड ही सेड कि छाछी मल्ला है, छाछी मल्ला है, एंड हम पूछताछ करके वहां पहुंचे। ही टोल्ड मी वहां पे एक जैन टेम्पल है बहुत लंबा सा, उसी के पास हमारा घर है। घर तक तो हम लोग शायद नहीं पहुंचे, मैं पहचान नहीं सकी, लेकिन वॉट एवर ही हैड डिस्क्राइब्ड अबाउट द लोकेलिटी, वो लगता था कि हम वहां तक पहुंच गए हैं उनकी डिस्क्रिप्शन से। सो हम लोग गए, गोल्डरा शरीफ भी गए, और वहां से उनके लिए वो चादर चढ़ा के, फूल चढ़ा के श्राइन पे, जो वो एक मिलता है वापस, जिसे हम यहाँ पे तो हम प्रसाद कहते हैं, बट वो मैं जरूर वापस लेके आई, क्योंकि मेरे वहां जाने से पहले उनके कोई दोस्त दिल्ली से गए थे, एंड वो जब वापस लाए थे तो पापा ने मुझे, वो फूल भी थे उसमें, और वो जिसको हम प्रसाद कहते हैं वो भी था, तो मुझे भी ऑफर किया था पापा ने, और उन्होंने कहा था कि ये देखो, ये गोल्डरा शरीफ से आया है, और ही वाज वेरी एक्साइटेड, एंड देन ही टोल्ड मी अ लॉट मोर अबाउट इट, एंड हम लोग यहाँ पे भी निजामुद्दीन औलिया बहुत जाते हैं। माय फादर really believed in a syncretic culture. He was a born Hindu, लेकिन he wasn't, none of us were overtly religious, and there was a lot of respect for all religions, and he would always talk about the positives of every religion. So anyway, हम लोग गए वहाँ, और it was a beautiful experience. It was an afternoon in September, I think August and September, when I went, and वहां से मैं उनके लिए जब लेके आई, एंड ही हैड टोल्ड मी कि जब भी यहाँ से कोई मेरे लिए लेके आता है कुछ अच्छा हो, he had this belief. So I was very keen to bring it back for him, and I brought it, and he was very excited, and he said videos दिखाओ और ये और वो, and so that was way back in 2013. After that I came again to Pakistan in 2014 and again in 2015 twice actually. But फिर वहां वापस जाना हुआ नहीं, एंड आई यूज्ड टू कीप टेलिंग हिम कि पापा आप और मैं चलते हैं इनका। सो अभी 2023 में, and he was like Tipu Sultan ji said, he was a very active man. You couldn't really make out his age from the way he looked. He didn't look 81 or whatever, 81, 82. And he was very active. In fact, even the night he passed away, that evening, he was rehearsing with his theatre group in our house. And so I was telling him in 2023 कि हमने तो holiday पे जाना ही है. My brother was also coming from the US. Let's go to Pakistan. And he was always nervous. He was always also nervous when I would go there. Every time I went, he was like, ध्यान से जाओ, वहां पे क्या होगा, कोई होगा, आपको, you know, will there be inquiry when you come back? So he was like, नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे. I somehow convinced him in 2023. वीजास तक की बात उन्होंने किसी से कर ली थी, who he knew, and somehow in January जब वक्त आया वीजास के लिए अप्लाई करने का, December 22 में, he said नहीं, क्योंकि हम लोग वापस आएंगे, मुझे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। And I said, पापा, everyone is going अपने पुराने घर देखने, वो कुछ नहीं कहेंगी authorities. So he said नहीं, तुम्हें तंग करेंगे, जब हम वापस आएंगे तो हम लोग नहीं जाएंगे। And I told him that अभी you can walk, you can really, you're so active. This is the time to go back and see your house. And he said, नहीं, don't worry, अगले साल चलेंगे, या उस, you know, let things get better, तब चलेंगे। And that obviously couldn't happen because he was diagnosed in 2023 July, and we lost him in January 2024, February 1st, actually. And that's the reason when we were, हम लोग यहाँ हरिद्वार जाके अस्थियां जो होती हैं, एशेस होती हैं, वो इमर्स करते हैं गैंजेस में, लेकिन वो थैंकफुली वो एकदम करने से पहले हम लोग जब प्लान बना रहे थे जाने का, हमें ख्याल आया कि व्हाई नॉट सेंड हिम टू गोल्डरा शरीफ नाउ, बिकॉज वो तब तो जा नहीं सके, और वो मेरा बहुत रिग्रेट रह गया कि मैंने उनको पुश नहीं किया इनफ। तो बट आई वाज लाइक, लेट मी सेंड हिम नाउ इन दिस स्टेट,
एंड उनको उनकी मिट्टी से मिला दो तो इससे बेहतर क्या होगा उनके लिए, उनको इससे ज्यादा सुकून किस बात से मिलेगा. As far as the politics of the two countries is concerned, I mean, I think, I don't know. There was a time when I believed कि हम लोग जो इतना म्यूजिक और कल्चर दोनों मुल्कों के बीच में करते हैं, शायद हम कोई ब्रिजेस बिल्ड कर रहे हैं. और आई थिंक जाहिर है हम करते थे, बिकॉज लोगों के बीच तो बहुत ब्रिजेस बिल्ड हैं ऑलरेडी, बहुत कुर्बत भी है और बहुत मोहब्बत भी है. वहां जाके मतलब जब मैं लोगों से मिलती हूँ मुझे लगता है कि हम यहाँ क्यों नहीं आ सकते और वहां के लोग यहाँ क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि जब वो लोग यहाँ आते हैं, जितनी मोहब्बत वहां के आर्टिस्ट को मैंने यहाँ मिलते हुए देखा है, इट्स एक्सट्रीमली सैड, इट्स पेनफुल. और मुझे लगता था एक टाइम पे कि yes, we are getting closer to peace between the two because there's enough will from both sides. Today, however, where we stand, I know it will happen. It has to happen. I don't know how soon. That is what's doubtful. I wish for it, I pray for it, and I know a million others are praying for it from both sides. I just don't know how soon, because जब तक political powers के हाथ में है peace की responsibility, वो जल्दी होना मुश्किल लगता है. So that's just my thought, but I hope, I'm a die-hard optimist, and I hope it'll happen. Ji, thank you so much. We will have a brief interactive question answer session, and if and Manu is here, if you can keep her on the screen, तो अगर किसी का सवाल हो, यहाँ जो हमारे आलिम फाजिल दोनों दोस्त बैठे हुए हैं, सज्जाद जो मुअर्रिख हैं रावलपिंडी और पुठवार के, और डॉक्टर सादिया महमूद जिन्होंने थर पे भी काम किया है और सिंध पे बहुत काम है इनका, और साथ साथ यहाँ से तो इनका ताल्लुक़ है और कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में. मैं इसलिए तारुफ़ करा रहा हूँ कि कुछ मैंने देखा है कि नौजवान बाद में तशरीफ़ लाएँ. और इसके अलावा हमारी ऑडियंस में बहुत ही एक ऑगस्ट किस्म की गैदरिंग है और लोग मौजूद हैं. तो अगर आप अपना हाथ बुलंद करें. मैं एक मिनट बताना चाहूँगा, हमारे हाँ, ऑडियंस में एक बड़े अहम पिंडी के हवाले से ऑथर रावलपिंडी फ्रॉम द राज, ये एक किताब है. अली ख़ान उसके ऑथर हैं, मौजूद हैं. और अली ख़ान जो हैं वो पिंडी के हवाले से उनका भी बड़ा काम है. और ये जो ड्रामा परिज़ाद बड़ा मशहूर ड्रामा है पाकिस्तानी, वो इनके बेटे हैं. अच्छा. तो अली ख़ान साहब, मैं चाहूँगा कि वो कुछ से ज़ारे ख्याल करें आए हैं. हाँ, ज़रूर. तो पहले अली ख़ान साहब अगर पीछे, हाँ, आप कुछ मुख्तसर इजहार ख्याल फरमाइए, then we will have a few questions. And if somebody from India also wants to speak who's online, तो वो चेक कर लीजिए अगर if somebody wants to add something to the discussion. I'm a Pindi boy, not a boy anymore, but spent all my growing up years in Pindi, and it's a labor. It was this book. I was collecting a lot of material when the internet came about, and there was a lot of material coming in, and I had a lot of material of Pindi from 1849 to 1947, and then Murray Brewery came to me and said, "Well, we want to write a book," and I said, "Okay." And believe it or not, it took me 1 month to write it and 1 month to edit it. I don't know if anybody has seen the book. Have you seen it? Okay. But you might be surprised that 23 of the best universities in the world, like Harvard, Yale, Cornell, they all have bought the book. All the Ivy League, and so I think there's some anthropological merit in the book. Totally, I didn't mean to do it, but it just happened, and so yeah, it's you should have a look at the book. It'll take you back to the 19th century. There's a lot of photographs sent over the internet by people whose grandparents used to live in Pindi in 1880s, 1890s. So it really sends you back to that time. अगर हम पहले पीछे से ही शुरू कर दें, अगर कोई सवाल है उसके बाद हम आगे आ जाएंगे. जी, we'll come to you. अच्छा, there's someone online, somebody online wants to
चैट बॉक्स चेक कर लें, वो जो चैट है उसमें देख लें somebody किसी का जाती में कोई मैसेज ना हो। हाँ चले जी जी किसी ने हाथ उठाया था। हाँ नहीं, मैं आता हूँ इस तरफ से। मैं ज़रा बाएं हाथ से शुरू करता हूँ, फिर इवेंचुअली तो सब पाकिस्तान में दाएं पे ही चले जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ इस ग्रुप के हवाले से, लेकिन मेरा फैजुल हसनैन नाम साहब। फैजुल हसनैन और बैकग्राउंड इंजीनियरिंग, बट नाउ आई एम इन टीचिंग। जो मैं देख रहा था और सवाल मेरे जहन में है, स्टेट इमोशनलेस होती है हमेशा, ठीक है, और स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो पूरी दुनिया में एज इट इज़ है, दे नेवर लुक एट द इमोशंस ऑफ द पीपल, बट हियर इन दिस कम्युनिटी व्हाट कि लोग मिलना चाहते हैं, दे वांट टू बी फ्रेंड्स। तो ये स्टेट और पब्लिक में डिफरेंस को कैसे कम कर सकते हैं, जो उनकी अप्रोच है टुवर्ड्स ईच अदर? व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस? जी सजाद साहब, आप ज़रा पहला तबाज़मा आप करें, फिर मैं डॉक्टर साहब के पास आता हूँ। जी डॉक्टर साहब, अब मेरे ख्याल में ज़्यादा मौजू है, मैं तो एक जनरल बात करूँगा। मैं समझता हूँ कि ये जो कहते हैं ना, कल्चर इज़ मोर पावरफुल देन रिलीजन। तो हम मोंजो दड़ो की, गंगा जमुना तहजीब की बात की मन्नू ने भी, तो ये देखें मोंजो दड़ो जो ओल्डेस्ट है, आप देखें कि उस शहर के अंदर 1800-1900 कुओं दरियाफ्त हो चुके हैं और उस शहर के अंदर एक भी मजहबी इबादतगाह नहीं है। तो ये जो सेकुलर बेस्ड है ना इस धरती की, वो एक बहुत स्ट्रांग है। और ये जो इंतहा पसंदी है, मैं समझता हूँ कि ये इस धरती से इसकी कोई जुड़त नहीं है, ये बाहर से आई है। और आज भी इसके स्पॉन्सर बाहर बैठे हुए हैं। अगर वो स्पॉन्सरशिप जो है, जो इंतहा पसंदी की है, वो बाहर से आर और पार दोनों तरफ है, और वो अगर रुक जाए तो मैं समझता हूँ कि ये धरती जो है वो अमन की है, मोहब्बत की है। फ़र्रुख यार साहब बैठे हैं, उनकी सूफिया पे बड़ा काम है यहाँ पे। तो ये जो सूफीज़म है ना, इस मोहब्बत जो है, वो इस मोहब्बत की जो जड़ें जितनी डीप इस रीजन में है, दुनिया में कहीं भी नहीं है। लेकिन हमें उनको एक्सप्लोर करना चाहिए, एकेडमिक्स को और चीज़ों को आगे ताकि। जी डॉक्टर साहबा, ये बताइए कि इनका ज़रा थोड़ा सा स्ट्रेटिजिक नौयत का सवाल था, और सजाद ने तो उसका एक तारीख़ी और किस तरह से तारीख़ रही है और क्या किया जा सकता है, लेकिन ज़रा जो रियल पॉलिटिक है उसमें क्या मुमकिन है? आई मीन इट इज़ अ क्वेश्चन, इट इज़ एन इशू बिकॉज इट इम्पैक्ट्स ऑल ऑफ अस, इट इम्पैक्ट्स आवर इकोनॉमी, इट इम्पैक्ट्स आवर साइकी, और पूरी जो हमारी प्रोग्रेस, कम अज़ कम पाकिस्तान की फॉर श्योर, वो इन चीज़ों से मुतासर हो रही है जो सब कॉन्टिनेंट में, बड़े सग़ीर में हो रहा है। ये सवाल बहुत मुश्किल है, इसका जवाब थोड़ा सा बल्कि काफ़ी मुश्किल भी है। स्टेट को री-इमेजिन करना पड़ेगा हमें साउथ एशिया में, कि जो एक कॉलोनियल स्ट्रक्चर है स्टेट का, जो प्रोसेसेस हैं, मैकेनिज़्म है, आप अपनी ब्यूरोक्रेसी देखें, हर चीज़ में जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे इलेक्टोरल प्रोसेसेस हैं, राइट, वो सारे के सारे जो अंग्रेज़ हमें दे गया, हम उसको रिप्रोड्यूस करते आ रहे हैं बग़ैर सोचे समझे। किसी चीज़ पे डिबेट ही नहीं कि हमने पुलिस को लेट्स से कि हमने किस तरह से रिफॉर्म करना है। सो डीकोलोनाइजेशन पे कोई बहस है ही नहीं हमारे इधर। तो जो सज्जाद साहब कह रहे हैं कि हम ऐसे थे, उसको समझने के लिए भी एक बहुत डेप्थ और ब्रेथ की ज़रूरत है। ये जो इस्तिलाहें हमारे पास आ गई हैं, डाइवर्सिटी, प्लूरलिज़म, ये हमारी नहीं है, ये उन लोगों ने बनाई है जिनके यहाँ डाइवर्सिटी नहीं थी, प्लूरलिज़म नहीं था, जो बहुत अरसे तक मज़हब के बुनियाद पे जंगें करते रहे, दूसरे को उन्होंने कभी कबूल नहीं किया, उसको काट के फेंक दिया, और उन्होंने दुनिया को इस तरह से तकसीम किया कि वो मसले मसाइल अभी भी चले आ रहे हैं, राइट, जो दुनिया आज हमारे सामने है जिस तरह से। सो साउथ एशिया के जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारे वो इनहेरिटेड हैं ब्रिटिश पास्ट से। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, असम, श्रीलंका, आप देख लें। सो वो सारा जो है उसको सॉल्व करने के लिए
we'll have to ultimately reimagine our states कि हम साउथ एशियंस क्या है और हमारे लिए कौन सा स्टेट का जो फॉर्म है वो वर्कआउट करेगा. थैंक यू. एनी अदर कोई और सवाल? जी शायद मसूद साहब. शायद मसूद साहब मन्नू हमारे बहुत ही एक इनका शोबा भी वही है, ये पाकिस्तान टेलीविज़न में प्रोड्यूसर रहे हैं बहुत तवील अरसे, बहुत ही आला पाए के पोइट हैं, शायर हैं, और इनका ताल्लुक भी इसी ज़मीन से है. सर जी मैं एक तो मैं कोई सवाल नहीं करना चाह रहा, सिर्फ दो बातें. एक तो ये है कि मैं बचपन सारा जो है वो कमेटी मोहल्ले में गुजरा है, पिंडी, जो छाची मोहल्ले के बिल्कुल साथ. तो मैंने तो ये तजुर्बा नहीं लिया ये जो हिजरत का है, लेकिन दो चीज़ें सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूँ. एक तो ये है कि हमारे होली प्रॉफिट की जो ज़िंदगी मक्का में गुजरी है उसमें ही वो स्टोन्ड, ही वॉज रिडिक्यूल्ड, ही वॉज ह्यूमिलिएटेड, और उसके मुकाबले में जब वो मदीना गए तो इट वॉज अ बिल्कुल कंट्रास्ट था. बट लेटर ऑन व्हेन ही वॉज आस्क्ड कि उन्होंने ज़िंदगी में जितनी तकलीफ़ें गुजारी हैं उनमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कौन सी थी, तकलीफ़ थे, तो उन्होंने कहा कि मक्का से हिजरत करना. तो हिजरत जो है, अगर वो मक्का जैसी जगह भी हो जहाँ आपको ह्यूमिलिएट किया गया हो या बुरी ज़िंदगी गुजरे, फिर भी हिजरत जो है वो बड़ी तकलीफ़ दे. मैं अपने ज़ाती तजुर्बे में सिर्फ एक बात आपको बताता हूँ कि मैं कमेटी महल्ले में सारा बचपन गुजरा है मेरा. मुझे इस्लामाबाद शिफ्ट हुए 50 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन अब भी जब मैं ख्वाब देखता हूँ तो वो कमेटी महल्ले के ही देखता हूँ. एक ख्वाब ऐसा नहीं है कि मैंने इस्लामाबाद के घर में खुद को पाया हो. तो बस ये दो बातें थी. नहीं, आपके ख्वाबों में ज़रा वैरायटी बढ़नी चाहिए शायद साहब, क्योंकि शायरी में तो इमेजिनेशन बहुत है. नहीं, वो लुकेल हाँ, एक नहीं, ही बिल्कुल है, ठीक, बिल्कुल ठीक लेकिन बात. वहाँ वैरायटी काफ़ी. थैंक अच्छा यू. जी. अंसर गिलानी, डायरेक्टर फॉर आइडियाज़ से. जी, मेरा ख़ुद जो फ़लसफ़ा इंसानियत है वो वहदतुल वजूद और शहूद दोनों के मर्जर पर बेस्ड है. इसमें भी हम यही मिस्टिकल अप्रोच रखते हैं कि सारे इंसानियत को हम एक मज़हब पर तो इकट्ठे नहीं कर सकते, लेकिन एक ज़रूरत पर इकट्ठा कर सकते हैं, और वो तालीम है. और तालीम अहद हाज़र के अंदर एक ऐसी सलाहियत और अफराद को जोड़ने का बायस बन सकती है जिसकी एक्सटेंडेड हैंड में म्यूज़िक है, टूरिज़म है और स्पोर्ट्स है. अगर हम इन 3-4 अक़दार को, जो अहद हाज़र के अक़दार हैं और जो इंसानियत के तमाम तजर्बात का एक आउटकम है, हमने तो देखा है कि मज़ाहब और सियासियात ने और रियासियात ने और तारीख़ ने हमेशा इंसानों को तकसीम किया है. और जब हम कोहली जी की शख्सियत का जायज़ा लेते हैं तो हम कहते हैं कि ठीक है, जो हिस्टोरियंस थे या जो समाज दुश्मन अफराद आए या जिन्होंने साम्राज्य निज़ाम दिया, उन्होंने तो ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस दिए, लेकिन जो ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस है या जो ह्यूमन हिस्ट्री है, जो सोशलॉजिकली कंस्ट्रक्ट हुई है या होनी है, वो अब हम अफराद ने करनी है. अहद हाज़र की जो नस्ल है, जो जदीद नस्लें हैं, जो तालीम याफ्ता नस्लें हैं, आई थिंक उनके अंदर इतनी सलाहियत है कि ये जो बनाए गए बॉर्डर्स हैं इनको महज लाइन समझें. ठीक है, आप अपने अपने अफराद को संभालते हैं और उनको एग्जीक्यूट करते हैं मामलात को, लेकिन जो बॉर्डर लाइन खिंची है और जिस तस्वर की खातर इधर से उधर और उधर से हम इधर हुए हैं, अभी भी हम मतलब म्यूज़िक के ज़रिए, स्पोर्ट्स के ज़रिए, एजुकेशन के ज़रिए, टूरिज़म के ज़रिए और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ के ज़रिए हम लिंक अप हो सकते हैं. जो हवाला आपने अपने जो बुज़ुर्ग हैं दिया है, एक छोटी सी मैं बात करना चाहूँगा. पीर मेहर अली शाह, पीर मेहर अली शाह साहब के यहाँ मज़ार पर बहुत कवाली वगैरह होती है, और कवाली चूँकि मिस्टिकली बड़ी मानी जाती है. एक तरफ ख्वाजा गरीब नवाज़ हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि शायद ये रियलिटी है या फैंसी है. उन्होंने एक निगाह उठाई तो 80,000 अफराद मुसलमान हो गए, लेकिन आज के दौर में निगाह उठती है वापस अपनी तरफ पलट आती है और चैन को नहीं लाती.
और ये एक फ़िक्र जो थी, जो म्यूज़िक और जो मिस्टिकल कव्वाली के अंदर मिलती है, जो जामी साहब ने लिखी है कव्वाली के बना के मट्टी की एक मूरत, खुद ही उसमें आप बसा है और कहता है मैं नहीं हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी अच्छी बात आपने की, लेकिन मसला ये है कि हम तो चाहते हैं कि नज़र उठे तो 80,000 लोग हमें देख के काफिर हो जाएं, तो हमें तो कोई, हमारे तो मसाइल ही और हैं। जी अरूज आइए आखिर उधर, जो अरूज जाफरी साहिबा, वो शायद साहब जरा नवाजी। थैंक यू। मन्नू जी से एक तो मेरा एक सवाल भी है कि आपने जैसे बात की कि आप पाकिस्तान आई और आप अपने अब्बा से पाकिस्तान की बहुत सारी यादें सुनती रहती थी। मेरा अपना ननियाल सारा बरेली में है, तो मेरे साथ ये होता था कि हम, और अब ज़्यादा फील होता है कि जब व्हेन आई थिंक ऑफ इट एंड थिंक ऑफ माय विजिट्स देयर, तो मुझे ऐसे लगता था कि अम्मी का जो एक नॉस्टैल्जिया था वो कहीं पर्सनल मेरे अपने अंदर भी था, जब मैं उन सारे रास्तों से गुज़रती थी, चाहे उनका गांव हो चाहे उनका घर हो। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आपको खुद भी लगता था कि कोई पर्सनल नॉस्टैल्जिया आपके साथ भी चला जब आप आई हमारे तरफ? यस, आई थिंक सो, क्योंकि जब मैं पहली बार पाकिस्तान आ रही थी 2012 में, तो इट वाज सपोज्ड टू बी अ वेरी शॉर्ट ट्रिप, 4 days or 5 days, एंड जब हम लोग ऑन फुट वीजा से आए थे अमृतसर से अटारी, एंड व्हेन वी रीच्ड दैट अटारी वाघा बॉर्डर, और जब मैंने वो पहली बार वो बोर्ड देखा ब्लू कलर का सेइंग इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, for some reason I still don't know the answer to that, I had tears in my eyes and I couldn't understand, and I was like, what's the problem? I'm so excited about going there, why am I feeling suddenly so emotional? And mujhe aaj tak nahi pata why that happened, and it still happens every time after that I went. The 4 times I went there, every time I went there and I saw that board, to me it was this forbidden land jahan se mere parents aaye the. My mother was also from Rawalpindi. She was just much, she was 1 year old when she came this side. So for me, I was going into a forbidden land. It was like this mysterious, mystical land that I had only heard of, and I had never even dreamt in my life that I would be able to go and see it. और मुझे यहाँ एक चांस, एक मौका मिल रहा था कि मैं जाके देख सकूंगी, और मैं वो जो कहानियां सुनी है वो I'm going to be entering Lahore and I'm going to go to Islamabad and all of that, and वो बहुत excitement थी और बहुत nostalgia था, and आज भी there is a lot of attachment that I have, and every time I would go back, मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं, हम लोग जैसे छुट्टियों में अपने cousins के यहाँ नहीं vacation मनाने जाते, वो excitement जो होती है, मुझे आज भी वो excitement होती है at the thought of coming to Pakistan. And yes, there is a lot of nostalgia. If something goes wrong there, if there are floods, it does cause us, at least it causes me pain here. When there is good news between the two neighbors कि भाई कुछ peace पे काम हो रहा है, एक excitement रहती है, and एक वो उम्मीद जागती है कि will I be able to go back again? And I think I wanted my father to see all that. I felt कि अगर मुझे इतना एक इमोशनल एक्सपीरियंस हुआ है, तो मेरे फादर को कितना होगा जो वहां से आए हैं. सो यस, टू आंसर योर क्वेश्चन, एब्सोल्यूट, बहुत ज्यादा. किसी का आखिरी, यस प्लीज. ये मनु जी से सवाल है. नमस्ते. ये सवाल, मेरे जो एंसेस्ट्रल लैंड है वो इलाहाबाद का है, प्लस ससुराल जो है बंगाल का है एंड बांग्लादेश. तो सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि आपके फादर को सबसे पहले जो है नॉस्टैल्जिया उनके आबाई इलाके रावलपिंडी का कब उनको ख्याल आया कि वो मिस करते हैं, और क्या क्या चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा याद आती थी इस इलाके की? Thank you. I think कब ख्याल आया is very difficult for me to answer, because
लाइक आई सेड, हमने बचपन से बातें सुनी, वही म्यूजिक सुना, बहुत सी कहानियां उनके, a lot of his work and his expression of his art, जो भी उन्होंने थिएटर किया, जो भी किया, उसका बहुत सारा एक्सप्रेशन was stemming from his love for the country, for the culture, for the shared culture between India and Pakistan. So कब का शायद मैं कोई accurate जवाब ना दे सकूं, लेकिन I think it was just a part of his existence. It was always there with him. मुझे जिंदगी भर हम सुनते रहे उसके बारे में, और वो हमसे शेयर करते रहे जो भी शेयर कर सके वहां के बारे में. What was he most attached to? I think must have been a lot of things, including his house there. But जो एक चीज जिसके बारे में वो बार बार मुझे कहते रहे कि जाके विजिट करो, जो मैंने किया, was गोलड़ा शरीफ. एंड बहुत उनकी एक चाह थी वहां जाने की और विजिट करने की, और सो आई वुड से बहुत अटैचमेंट थी कि उस श्राइन से. And I think वो मुझे लगता ही है कि वो फेथ से ज्यादा एक लॉस, सेंस ऑफ लॉस और आइडेंटिटी का मामला होता है. Yes. जब आप जाते हैं ना. अच्छा जी, अब वो एक मैं थोड़ी सी तरमीम कर दी है, वो सेकंड लास्ट क्वेश्चन था. अब ये वाकई मोइन साहब आखिरी सवाल है. एक दीपक साहब कुछ बोलना चाहते हैं, उनके फ्रेंड दीपक गुलाटी साहब ऑनलाइन. अच्छा, मैं फिर लास्ट वर्ड्स के लिए, यानी फॉर द इवनिंग, दीपक साहब से गुजारिश करूंगा टू क्लोज द. मनु जी, मोइन नाम है मेरा. तो एक तो ये कि कुछ मेरे जो फादर हैं वो दिल्ली से उनका ताल्लुक़ है, तो मैं उनके घर गया हुआ हूँ, और बल्कि चाय, जो प्रेजेंट ऑक्यूपेंट्स थे तो उन्होंने हमें चाय पिलाई, और फिर वो जिन स्टेप से वो गिरे थे तो वो स्टेप्स देखी, और सारी जो उन्होंने कहानियाँ सुनाई हुई थी तो हमने एक तरह से रीलिव की. तो एक तरह से मैं वो रिलेट कर सकता हूँ थोड़ा जो आप बता रही हैं. पूछना आपसे ये था कि आपने बताया कि आपका विज़िट 2015 में था शायद, तो अब तो काफ़ी टाइम गुज़र गया, 9 साल. तो अब आप नेक्स्ट कब आ रही हैं, और ज़रूर आइए, और फ्यूचर प्लान्स अपने थोड़े बताइए पाकिस्तान आने के. जी आपने परसों का टिकट करा लें. हाँ? मैंने कहा परसों का टिकट करवा लें. मैं बस यही कहने लगी थी, मुझे कोई कहे कि आप, ये रहा आपका वीजा, बॉर्डर खुला है, आप जा सकती हैं, मैं कल सुबह आ जाऊं. मुझे this political turmoil that is going on, I can't tell you how much I'm waiting for it to be resolved, and how many times I have thought कि चलने दीजिए turmoil, मैं तो फिर भी घूम के आ जाऊं, मुझे क्या कहेंगे. I can't wait to get there. Thank you. जी दीपक जी, if you can hear me, जी please if you can unmute yourself और कुछ फरमाइए. We can't hear you. अनम्यूट कर लें. जी अभी नहीं है, अभी आवाज नहीं आई आपकी. जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आप मुझे आ रही है? अब जी अब आपकी आ गई आवाज आपकी. आइए जी फरमाइए. जनाब मेरे सबको सलाम वालेकुम, नमस्कार. मैं भी वहां पर गया हूं पाकिस्तान में, और 2004 में मैं गया था, और मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन मैं थोड़ी सी बात आपसे करना चाहता हूं. मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, और वो पुलिस के साथ आपके साथ बहुत ही जुड़ा हुआ था. मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि जब मैं वहां पर गया, टीपू सुल्तान ही मतलब मुझे लेके गए वहां पर, इनकी वजह से ही मैं गया वहां पर, और इनके घर पे ही रहा. और मुझे सरगोदा, मैं वहां से बिलोंग करता हूँ, तो मैं अपने फादर के गांव सरगोदा गया. सरगोदा को मैं अपने दादियों का गांव बोलता हूँ. दादियों का गांव, मतलब ये बात कोहली साहब को पता है या टीपू सुल्तान को पता है, ये किसी को पता नहीं है कि, और मैं आज पहली बार बता रहा हूँ क्योंकि नॉस्टैल्जिक हुआ तो बहुत सारी बातें याद आ रही हैं, बहुत सारी बातें करना चाह रहा था कि
मैं दादी का गांव बोलता हूँ, बहुत सारी दादियों का गांव। मेरे फादर जब वहां पर पैदा हुए तो मेरी दादी की डेथ हो गई, मतलब जो डिलीवरी के दौरान मेरी दादी की डेथ हो गई, और घर में कोई और नहीं था। मेरे फादर थे, मतलब मेरे दादा थे और उनके एक भाई थे जो अनमैरिड थे, तो घर में कोई औरत नहीं थी और बहुत बारिश हो रही थी। और वो जो मेरे फादर है, उनको उस वक्त कोई रहीम साहब थे जिन्हें मैं ढूंढ नहीं पाया, उन्होंने मेरे दादा को कहा कि बच्चे को दो, और उस बच्चे को लेकर, मेरे फादर को लेकर, और वो गांव में ले गए, और अगले 10 दिन तक वो किस किस माँ का दूध पिया उन्होंने, वो नहीं जानते, लेकिन मेरे लिए सारी दादियां माँ थी। मैं जब गया था तो हर एक को गले लगाने को दिल कर रहा था, क्योंकि मुझे लगता था कोई दादी ऐसी मेरी कोई दादी है जिसने मेरी फादर को दूध पिलाया था, और आज मैं उनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। एक तो मैं शेयर करना चाह रहा था। दूसरा एक किस्सा बात करना चाह रहा था कि वहां पर एक जब हम निकलने लगे थे गांव से, तो उस वक्त एक मैसेज आया कि एक है औरत, वो आपसे मिलना चाहती है, वो कहीं है, वो कह रही है कि आप जाइए, मत मिल के जाइएगा। तो मैंने कहा ठीक है। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? जी आ रही है, जी बिल्कुल आ रही है जी। तो हमने कहा ये अच्छी बात है, तो हम वेट करते हैं। हमने वेट करने लगे, तो वो जब आई और उन्होंने आके मेरी वाइफ से कहा कि मैं आपसे गले मिल सकती हूँ। रो मिली है, क्या बात है? गले मिली और गले लग के वो रोई। तो हमने कहा जी ठीक है, याद आ रही होगी। तो उन्होंने फिर अपनी बात बताई कि मैं जलंधर के पास की थी, जलंधर के पास मेरा घर था, और मैं जब से पार्टीशन हुआ है, मुझे रोज सपना आता है कि एक दिन उस गांव से मेरे पास आएगा और मुझे गले लगाएगा, और मैं रोज सपना देखती हूँ। आज पहली बार मेरे उस देश से, उस जगह से कोई आया है, हालांकि हम अंदर के नहीं है, लेकिन उसको लगा कि हिंदुस्तान से कोई आया है, और आज मैं आपसे गले लग रही हूँ। आज के बाद मैं कुछ दूसरा सपना देखना शुरू करूंगी। आज तक मैं एक ही सपना देखती हूँ। तो ये हालात हैं। बहुत सारी बातें कहने की हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लोग मिलना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि एक दूसरे से ताल्लुक रखें, एक दूसरे को देखें, समझें। और ये जो पार्टीशन बने हुए हैं, ये हमारे सियासी हालात हैं, लेकिन दिल से दिल मिलते रहे। और मैं चाहूंगा कि हम लोग ये जो एक कार्यक्रम, मतलब हम लोग एक प्रोग्राम करना चाह रहे हैं बारंबार, ये पहले हो नहीं पाया था। आज इस वजह से जूम से और बहुत सारी चीजों के साथ ये पॉसिबल हो रहा है कि बहुत सारे लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो टीपू साहब और मैं मिलकर हम एक प्रोग्राम, खुशबू नाम से एक प्रोग्राम करना चाह रहे थे, जिसमें यहाँ के लोग जो एक दूसरे का घर देख सके, एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ सके। और मैं, मतलब ये बातें जैसे जैसे मेरे पास कहानियां हैं, मेरे और बहुत सारे लोगों के पास कहानियां हैं। जैसे गोदड़ा शरीफ की बात करते हैं, कुली साहब ने गोदड़ा शरीफ, अपने गाय, उनके घर में काम करने वाले लोग, बहुत सारा खाना क्या बनता था, हर चीज के बारे में डिटेल से बात की हुई है। ऐसे ही बहुत सारी कहानियां, क्योंकि वो वहां जा नहीं सकते थे, वो कहानियां हमारे अंदर एक तरह की वो फिल्म सी बनी हुई है, वो वहां के लोगों के अंदर भी और हमारे लोगों के अंदर भी, कि वो बातें हम कर सके, समझा सके, एक दूसरे को दिखा सके। तो ऐसे प्रोग्राम होते रहे, और इसी तरह से जैसा कोहली साहब चाहते थे, और हम सब लोग यही चाहते हैं। और कोहली साहब को आज याद करते हुए आप सब लोगों ने एक प्रोग्राम किया। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया दीपक गुलाटी जी। एंड ऑन दिस नोट मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा दीपक जी का, टीपू सुल्तान साहब का, जिन्होंने हमें लाहौर से ज्वाइन किया, मन्नू का जो दिल्ली से ऑनलाइन हैं, सज्जाद अजहर साहब जो रावलपिंडी के मौर्रिख हैं, और सादिया महमूद साहिबा, डॉक्टर सादिया महमूद, जो भी हिस्टोरियन भी हैं और एकेडमिक भी हैं, और आप तमाम ख़वातीन हज़रात का जो तशरीफ़ लाए। और मेरा ख़्याल है कि कोई अब मुझे नहीं पता कि किसका बिलीफ क्या है, और मुझे पता होना भी नहीं चाहिए, मुझे अपना ही नहीं पता, लेकिन मुझे ये मालूम है कि
कमलेश कुमार कोहली जी की आत्मा को बहुत शांति मिली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया ख़वातीन। डेफिनेटली थैंक यू एवरीबडी हु वाज ऑनलाइन एंड कुडंट स्पीक। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। सर मैं छोटी सी एक बात कहना चाहूंगा 2 लफ्जों की, जी अगर मुमकिन हो। जी फरमाइए। जी ये जो वो हमने प्ले किया था जिसमें कोहली जी ने बाद में कहा था कि मैं इस पे शायद लिखना चाहता हूं, वो था कि लड़ लड़ मर गए लखा लोकी, लड़ लड़ मर गए लखा लोकी, लड़न नाल मसले उलझे, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਗੜੇ ਝਗੜੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਗੜੇ ਝਗੜੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੁਲਝੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰੋ, ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਗੱਲ ਟੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਸ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਲॉ ਬਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। डायलॉग इज द ओनली सॉल्यूशन। बहुत शुक्रिया टीपू सुल्तान साहब। ऑन दिस नोट ये तारिक गौरी साहब आपकी अगली नज़्म के लिए कुछ उन्वानात कायम हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एवरीबडी।